Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Last class, we were discussing relative motion, right? And we solved few of questions based on relative motion. मतलब मैंने आपसे ये बोला है कि जो क्वेश्चन हम करते हैं that can be solved with respect to the ground also. क्वेश्चंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व हो सकते हैं, बट लास्ट डे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था वो रिलेटिव मोशन लगा के आपको सॉल्व करना सिखाया था. मैंने आपसे ये बोला था कि इट इज बेटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बॉडी इफ यू हैव मोर देन वन बॉडी. अगर आपके पास एक से ज्यादा बॉडी है तो इट्स बेटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी और विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बॉडी by applying the concept of relative motion rather solving the same question with respect to the ground, right? ठीक है सर, उसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज we will be discussing one or two questions from NCERT. एक दो क्वेश्चन मैं NCERT से अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ. वो क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो वैसे भी तुम डाउट के तौर पे पूछते ही, तो मैं उसको पहले ही डिस्कशन कर लेता हूँ. ठीक है, इसकी डिस्कशन मैं पहले ही कर लेता हूँ. और प्लीज याद रखिएगा कि आप भले मैं इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ बट इसको आप प्लीज ट्राई जरूर करिएगा. उसके बाद आफ्टर डिस्कसिंग दिस टू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी हम फिर आगे ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे. जो हमारा ग्राफ वाला पोर्शन है हम उस पर बात करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग दिस टू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, एनसीईआरटी से ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद. ठीक है, तो मेरी बात सुनिए. एनसीईआरटी में बेसिकली रिलेटिव मोशन पे 3-4 क्वेश्चन है, बट मैं उसमें से 2 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ. देखो, एक क्वेश्चन है सर आपका क्वेश्चन नंबर 3.8. मुझे नहीं मालूम आपके पास एनसीईआरटी है या नहीं है, बट 3.8 इज वन ऑफ द क्वेश्चन. तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा नहीं, बिकॉज मुझे जहां तक लगता है कि आप सबके पास एनसीईआरटी होगी. यू ऑल वुड बी हैविंग एनसीईआरटी, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, देखिए sir. क्वेश्चन से No, आई sir. रीड. अच्छा, इफ यू डोंट हैव माउना योर एनसीईआरटी, इफ यू डोंट हैव देन आइदर और बाय इट फ्रॉम स्टोर. ठीक है, विच एवर इज पॉसिबल. या तो आप उसको गूगल से डाउनलोड कर लो या दुकान से जाके खरीद लो. ठीक है, तो इट इज अवेलेबल इन एवरी शॉप्स नियर बाय यू, जो भी बुक्स की शॉप होगी. और दूसरा ये कि आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो. क्लियर है? तो मेरी बात सुनिएगा. क्वेश्चन नंबर 3.8, आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू एंड देन आई विल सॉल्व. तो पहले ध्यान से सुन लें. आपसे कहता है क्वेश्चन में कि ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. भाई मान लीजिए कि आपके पास ये 2 लेन रोड है, 2 लेन वाला रोड. ठीक है, इस पे एक कार है, ये कार ए. आई कैन नॉट ड्रॉ कार हियर, तो लेट अस अस्यूम कि दिस इज अ 2 लेन रोड और इस पे ये कार इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है सर, अब आगे सुनिए. 2 cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर each. अब देखिए, अब इस बात को समझिएगा कि दूसरे लेन पे क्या हो रहा है सर. दूसरे लेन पे क्या हो रहा है? दूसरे लेन पे क्या हो रहा है? दूसरे लेन पे 2 और कार्स हैं. ठीक है, ये तो एक लेन पे एक कार चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर से. दूसरे लेन पे 2 कार्स हैं, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी. ठीक है, ये 2 कार है दूसरे वाले लेन पे. मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में दिखा दूं. ये कार भी ए का पीछा कर रही है एंड दिस सी इज आल्सो फॉलोइंग दिस कार. ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब ये लेन 1 है, ये लेन 2 है. लेन 1 पे देयर इज वन कार व्हिच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, whereas on lane 2 there are 2 cars going in the opposite direction with velocities of 54 kilometer per hour each. At certain instant when the distance AB is equal to AC both being 1 kilometer, B decides to overtake car A before C does. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब B और A के बीच का डिस्टेंस और C और A का डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो जाता है,
या 1 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. व्हेन Yes, इट sir. रिमेन्स 1 किलोमीटर, तो अब क्या कहता है आपसे, कि आपसे कहता है कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक कार ए, मतलब ये जो बी है ना, वो ए को ओवरटेक करना चाहता है बिफोर सी डज। देखो, एक टाइम के बाद ये सी भी इसको ओवरटेक करके इधर निकल लेगा, और बी भी एक टाइम के बाद इस ए को ओवरटेक करके आगे निकल लेगा। बात समझना, क्यों? क्योंकि सी की वेलोसिटी भी इज मोर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, एंड बी की वेलोसिटी इज आल्सो मोर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए। तो एक टाइम के बाद बोथ विल ओवरटेक दिस कार ए, है ना, दोनों एक इस कार ए को ओवरटेक कर जाएंगे, दोनों एक टाइम के बाद ओवरटेक कर जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि भाई अब आपसे कहता है कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। इसका मतलब सी से पहले बी ओवरटेक करके निकल जाना चाहता है। तो आपसे कहता है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी सो दैट, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी सो दैट इट ओवरटेक्स ए बिफोर सी। क्या मेरा क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। बी है वो भी ए को ओवरटेक करेगा और सी भी ए को ओवरटेक करेगा, बट बी चाहता है पहले ओवरटेक कर जाए सी से पहले, ठीक है। तो इस केस में आपसे ये पूछता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है बी का, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मतलब देखो, अगर ये बी चाहता है पहले ओवरटेक कर जाना, तो इसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बोथ इज हैविंग द सेम वेलोसिटी। तो बी को अपनी वेलोसिटी को ज्यादा करना पड़ेगा, तभी ये पहले निकल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. सबको क्लियर है भाई क्वेश्चन? Yes, sir. अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सर। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि सी को कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll find the value of time that is required by C to overtake A। क्यों? क्योंकि जितना टाइम C को ओवरटेक करने में लगेगा, जितनी देर में C A को ओवरटेक करेगा, उतने ही टाइम से पहले B को इसको ओवरटेक करना पड़ेगा, तभी तो पहले निकलेगा वो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि C कितने टाइम में ओवरटेक करेगा। बट ये सब देखने से पहले मैं सारी वेलोसिटीज को कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में, और डिस्टेंस को भी कन्वर्ट करूंगा मीटर में, ताकि मेरा जो आंसर है एक्सेलरेशन का, वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ सके। क्योंकि आप अगर बुक में देखोगे तो पीछे जो एक्सेलरेशन गिवन है दैट इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई विल कन्वर्ट एवरी वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकंड। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं लिखता हूं तो 36 किलोमीटर पर आवर है ना। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड बेटे। आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विच इज 54, क्योंकि दोनों वेलोसिटी 54 है, तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 विल बिकम इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दीज आर द वेलोसिटीज। और आपको डिस्टेंस जो दिख रहा है वो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो पहले आप यहां तक नोट कर लो, फर्दर मैं सॉल्व करता हूं। यहां तक नोट कर लो जल्दी से। Yes, sir. डन? No, sir. अभी अच्छा बेटा, ओके ओके, आप नोट करो।
Done. ओके गुड बेटे, मैं इरेज कर रहा हूँ अगर आपने नोट कर लिया हो तो। Sir, just ठीक है, ओके आई एम इरेजिंग नाउ। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से। अब देखिए, अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमें ये देखना है अब हमें देखना है एक मिनट, सक्षम इज आस्किंग समथिंग। सर व्हाट हैव यू सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, प्लीज रिपीट। बेटा कुछ नहीं, मैंने कुछ खास नहीं बोला, मैंने ये बोला कि एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा के उसके बाद मैं ग्राफ पे डिस्कशन करूंगा, बस इतना ही बोला है मैंने स्टार्टिंग में। एनीवेज, फॉर ए एंड बी अगर मैं फॉर ए एंड सी अगर मैं बात करूं, बेटे मेरी बात ध्यान से सुनिए। ए और सी के लिए तो बेटा पहले मैं ए और सी, भूल जाओ अभी बी को, पहले ए और सी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको मालूम है ए और सी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। Yes. तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर में हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस वाली वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, और इस वाली पर सेकंड, और इस वाली वैल्यू है 50। तो VCA को हम ऐसा लिख सकते हैं 15 प्लस ऑफ 10। अरे हाँ ना बोले बेटे, 25 मीटर पर सेकंड। डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस? भाई दो Yes, sir. बॉडी, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा दोनों का सम। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, तारिक, sir. यस सर। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया तो आगे देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अच्छा बेटे, अगर सोचो, ईमानदारी से समझो, मैं ए पे बैठा हुआ हूं ना, तो अगर मैं ए पे बैठ गया तो मेरे लिए ए रेस्ट में है, मुझे लगेगा सी हैज कम टुवर्ड्स मी, मतलब सी मेरे पास आया है। Yes. और कितना आया है मेरे पास चल के, तो सर 1 किलोमीटर। तो इस Excuse 1 me, किलोमीटर sir. को, यस एक्सक्यूज, Sir, वो -25 नहीं होगा। yes of course it is okay, yes you are right, absolutely right कि it should be -25, but beta if I am taking magnitude, why? Because I have to find the value of time, Yes, sir. है ना। टाइम कैन नॉट बिकम नेगेटिव, टाइम के नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ माइनस आएगा, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि ए विल ऑब्जर्व दिस सी कमिंग टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, राइट। बट मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। Yes, क्यों? sir. क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। अच्छा, टाइम होता क्या है, तो टाइम अगर आपको याद हो, डी रिलेटिव डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 1000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 40 सेकंड्स। बोलो यहां तक समझ आया क्या? Yes, sir. भाई सी कितनी देर में ओवरटेक कर लेगा ए को, तो द टाइम आफ्टर विच सी विल ओवरटेक ए इज इक्वल टू 40 सेकंड्स। मतलब इतने टाइम में सी ए को ओवरटेक कर लेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, बी बी क्या चाहता है? बी चाहता है कि इस टाइम से पहले वो ओवरटेक कर जाए। समझ रहे हो आप? Yes. पहले यहां तक नोट करो, जल्दी से करना, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो ताकि हम ये डिस्कशन करके आगे बढ़ जाएं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। Sir, done. Done, sir. ओके ओके बेटे, अब मेरी बात सुनिएगा कि दिस बॉडी हैज कवर्ड दिस वन। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो बी को ओवरटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनो, फॉर बी एंड ए, मैं अगर ए और बी के लिए बात करूं, ये अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ए एंड बी, तो अब मैं क्या कहूंगा, ए और बी के लिए अगर मैं बात करूं, तो फिर से रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बी और ए के साथ भी लगाओ, ए के रेस्पेक्ट में ही लगाओ। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बेटे आपको नहीं लगता 15 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड? बिकॉज बेटा अब सी को आप भूल जाइए और इसको देखिए, इन दोनों को, तो दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन।
तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज, राइट? Yes, अच्छा, sir. ठीक है, ये तो इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। इसको अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लो a है और यही निकालना है हमें। तो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज नथिंग बट a माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू a। यही a हमें निकालना है। और इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप x रिलेटिव कह लो, d रिलेटिव कह लो, जो भी कह लो, ये 1000 मीटर है। फिर से समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तो अब ये डिस्टेंस इसको कवर करना है, ये डिस्प्लेसमेंट इसको कवर करना है, इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, यही क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए, हम यहाँ पर यूज करेंगे x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस ऑफ हाफ इनटू a रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। x की वैल्यू 1000, क्लियर। u रिलेटिव ut है, सॉरी u रिलेटिव, तो u रिलेटिव की वैल्यू आपको दिख रही है, कितना है? 5 नहीं आ रहा। टाइम की वैल्यू 40 प्लस ऑफ हाफ इनटू a रिलेटिव, ये हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू a इनटू 40 का स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन बच्चा पूछ सकता है। अब आई एम कमिंग टू योर डाउट। ये तो इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व करोगे a की वैल्यू निकल आएगी, बट आई एम कमिंग टू योर डाउट, जो आपके दिमाग में डाउट आया होगा। मैं आता हूं उस बात पे। सर वेयर डिड यू गेट दिस 40? वेयर डिड यू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम इक्वल टू 40? तो भाई इसका पॉइंट ये है कि भाई 40 आई हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ टाइम एज 40 फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन। पहले ये बताओ कि 40 कौन सा टाइम था? तो 40 was the time covered, या 40 was the time taken by C to overtake A। यही तो 40 तो यही टाइम था ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सर अगर 40 वो टाइम था तो फिर यहाँ क्यों यूज करा? क्योंकि आपने क्वेश्चन में तो ये बोला है सर कि व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ये तो बात की बात है। ये क्या है? एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB इक्वल टू AC बोथ बीइंग 1 किलोमीटर B डिसाइड्स टू ओवरटेक A बिफोर C डज। मतलब B तो चाहता है कि A को ओवरटेक कर ले इन अ टाइम लेस देन द टाइम टेकन बाय C। मतलब B चाहता है कि जितना टाइम C को लगेगा ओवरटेक करने में, उससे पहले वो ओवरटेक कर जाए। तो अगर C को 40 सेकंड्स लगा है, तो B अगर इसको ओवरटेक करना चाहता है तो इट शुड हैव डन दिस इन अ टाइम लेस देन 40 से कम टाइम में इसको ओवरटेक करना चाहिए। फिर व्हाई आर यू टेकिंग 40? तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरा डाउट समझ आ गया आप लोगों को? प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन पार्ट, मगर पहले सुन लीजिए। भाई सबको क्लियर है मेरा डाउट कि भाई टाइम अगर 40 है तो बी को जो टाइम लगना चाहिए था दैट शुड हैव बीन लेस देन 40, बट व्हाई आर यू टेकिंग इट एज 40? तो मेरा क्वेश्चन है बेटा 40 से कम, मतलब टाइम बी का जो होना चाहिए, टाइम टेकन बाय बी शुड बी लेस देन 40। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, ये टाइम 40 से कम का क्या मतलब? 40 से कम का मतलब महुना, कैन आई राइट दिस एज 39.999999999999? It is also less than 40. Don't you think so? अगर मैं 40 से कम ले रहा हूं तो 40 से कम का क्या मतलब होता है? भाई 40 से कम चाहिए ना, कितना कम चाहिए तो नहीं बोला। तो मैं तुमसे कहूं कि 39.99 सेकंड, ये 40 से कम है या नहीं है? यस सर। बहुत ज्यादा कम है या बहुत कम कम है? बहुत कम कम। डिफरेंस बिटवीन दिस 39.9 and difference between 40 and 39.9, obviously it is very a small difference, right? Or Yes, it is sir. so a small difference that this difference can be neglected. For example, मान लो तारिक तुम्हारे पास 1000 रुपए है, मान लो, रुपए वाली बात ज्यादा समझ में आती है सबको, मनी ओरिएंटेड लोग हैं हम लोग। मान लो तारिक तुम्हारे पास 1000 रुपीज है, यू आर हैविंग 1000 रुपीज, और मेरे पास 1001 रुपया है। तो क्या मेरे पास बहुत ज्यादा है? तुम्हारे रेस्पेक्ट में मेरे पास बहुत ज्यादा रुपए, ऑब्वियसली, मतलब 1 रुपया तो नेग्लिजिबल है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है ज्यादा है, बट कितना ज्यादा? तो अप्रोक्सीमेटली दोनों 1000 ही है ना, ठीक है। तो देखो रियल लाइफ में ऑल्दो 1 रुपी मे हैव सम वैल्यू, रियल लाइफ में 1 रुपी मे हैव सम वैल्यू, दिस डिफरेंस इज स्मॉल, बट चलो 1 रुपए में फिर भी कुछ वैल्यू होगी उसकी। बट इन दिस सिचुएशन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लो
कि टाइम टेकन बाय बी शुड बी लेस देन 40 और वो लेस देन 40 आ गया 39.99999999। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो ये जो डिफरेंस है वो इतना स्मॉल होगा कि वो नेग्लिजिबल है, इट विल नॉट हैव एनी वैल्यू, राइट, इट विल नॉट हैव एनी सच लार्ज वैल्यू, ठीक है, ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा। तो इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 40 मान सकता हूं या नहीं भाई? Yes, sir. 39.999999 लिखूं तो उसको अप्रोक्सीमेटली 40 मान सकता हूं ना, राउंड ऑफ करके 40 तो लिया ही जा सकता है। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू हमने यूज करा है इट इज 40। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? जानवी, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज। जानवी, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई डिड आई टेक द वैल्यू ऑफ टाइम टू बी 40। डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड जानवी? Yes, sir. ठीक है, ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 इज इक्वल टू 5 इंटू 40, ठीक है, तो दिस विल बिकम 200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पक्का, प्लस ऑफ 1600 a डिवाइडेड बाय 2। देख लो मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है कहीं पर। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 800 इज इक्वल टू 800 a, तो a विल बिकम इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। हो गया? No, sir. अच्छा, नोट कर लीजिए। सर बट इसका इस ए की वैल्यू में भी तो वो 40 सेकंड में कवर करेगा। यस, इस ए की वैल्यू में वो 40 सेकंड्स में कवर करेगा। तो दिस इज दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन में देखो सक्षम, अगर आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखोगे तो दे हैव आस्क्ड ए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कम से कम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसमें वो सी से पहले ओवरटेक कर ले। तो ये मिनिमम है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट इज दिस टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 40, मतलब ये ऑलमोस्ट लिमिटिंग वैल्यू, ऐसा समझो, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब बहुत हद तक बराबर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, और इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूं, और मैं आपसे ये पूछूं कि इस F1 की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट मैं इस बॉडी को इधर चला दूं या इस बॉडी को इधर पुश कर दूं। इस बॉडी पे इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो इधर से मैं कितना फोर्स लगाऊं, मिनिमम कितना लगाऊं ताकि ये बॉडी चलने लग जाए, सो दैट दिस बॉडी मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप क्या कहोगे कि F1 शुड बी ग्रेटर देन 10, ऑफ कोर्स, बट कितना बड़ा? तो मैं ये भी कह सकता हूं ना सक्षम, 10.0000001 न्यूटन। नहीं वाली Yes, बात sir. समझना सक्षम। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर है या नहीं है? Yes, sir. तो मिनिमम का केस जो होता है ना, मिनिमम आपसे बोला गया मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हम अप्रोक्सीमेटली दो वैल्यूज को सेम मान सकते हैं। क्लियर है मैथमेटिकली? Okay, sir. ओके ओके बेटा, अगर आपने नोट कर लिया तो वी मूव टू अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराना चाहता था, बट मैं वो करा नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा यूज हो गया इस क्वेश्चन में। तो आप ट्राई करना, उसके बाद नहीं होगा तो फिर मैं उसका डिस्कशन कर लूंगा किसी डाउट क्लास में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये भी अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन is basically the last topic of this chapter. उसके बाद हम मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब पढ़ेंगे। तो we are going to talk about the graphical representation of motion. क्लियर हो गई बात?
अब ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे सब। बेटा मैं एक एक छोटी छोटी बात पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद डिफरेंट जो ग्राफ है मोशन के उस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो पहले तो जो बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा उसको समझें आप, उसके बाद फिर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे चर्चा करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, व्हाट इज अ ग्राफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफ? क्लियर? ग्राफ है क्या बेसिकली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफ? तो सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि ग्राफ इज बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। मतलब आपको जो डेटा गिवन है, डेटा, उस डेटा का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ कहलाता है। क्या मतलब हुआ सर? फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास डेटा ये है, डेटा है कि भाई ये ओवर्स और ये रन्स, ठीक है। और अभी आईपीएल वाईपीएल चल रहा है, आप लोगों में से कुछ लोग देख भी रहे होंगे। तो पर ओवर रन कितना बना है उसका डेटा है मेरे पास। मान लो फर्स्ट ओवर में, पहला ओवर था तो इसमें 6 रन बन गए, सेकेंड ओवर में 10 रन बने, थर्ड ओवर में थोड़ा सा खराब हो गया मामला तो 4 रन बने, इस तरह से मान लो। तो ये डेटा हुआ ना हमारा, ये क्या हो गया? डेटा हो गया। और ये इस डेटा में क्या चीजें हैं? एक है ओवर और दूसरा है रन, ठीक है। तो हम बेसिकली हमें दो चीजें शो करनी पड़ेगी कि ओवर का रिलेशन रन के साथ या रन का रिलेशन ओवर के साथ, ठीक है। रन्स का रिलेशन किसके साथ शो करेंगे? हम ओवर्स के साथ। मुझे एक बात बताओ, रन बने या ना बने, ओवर कंप्लीट होगा या नहीं होगा? वेदर बैट्समैन हिट एनी रन और नॉट इन अ गिवन ओवर, तो रन बने या ना बने, ओवर तो खत्म हो जाएगा ना। Yes, sir. ये तो मानते हो। इसका मतलब रन्स ओवर पे डिपेंड कर रहा है या ओवर रन्स पे डिपेंड कर रहा है? विच इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? आप मुझे एक बात बता सकते हो कि ओवर्स तो खत्म होते रहेंगे भले रन बने या ना बने, समझ रहे हैं आप? Yes. तो इसका मतलब है कि हम जो बोलेंगे कि भाई पहले ओवर में इतना रन था, फर्स्ट ओवर में इतना रन था, सेकेंड ओवर में इतना रन था, तो ओवर में रन बताएंगे ना। मतलब ओवर के रिस्पेक्ट में हम रन देखेंगे या रन के रिस्पेक्ट में ओवर देखेंगे? तो ओवर समझ के में नहीं आया रिस्पेक्ट में रन देखें। भाई। ओवर्स के रिस्पेक्ट में आप रन देखोगे ना। आपका रन बने या ना बने, वेदर यू स्कोर अ सिंगल रन और नॉट, 50 ओवर फेंके जाने हैं तो 50 ओवर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, चाहे आप रन बनाओ मत बनाओ, ठीक है। तो यहां पर ओवर्स ऐसे हम प्लॉट करते हैं, मान लो इस एक्सिस पे, और रन हमने इस एक्सिस पे प्लॉट किया। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब Yes, देखो sir. ये फर्स्ट ओवर है, ये फर्स्ट ओवर है। मान लो यहाँ पर रन की वैल्यू को मैंने 6 मान लिया यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट्स को, फर्स्ट ओवर और 6, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, इफ आई कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स, फर्स्ट ओवर 6 रन, तो एक कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा which will have the coordinate of 1 and 6, ये ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली सेकेंड ओवर, तो ये आगे चलो, रन्स कितने? 10, तो 6 से आगे चला गया ये। फिर इन दोनों को कनेक्ट दीज टू, इफ विल कनेक्ट दीज टू यू विल गेट अगेन अ पॉइंट, ठीक है। फिर से आपको एक पॉइंट मिलेगा, है ना, यू विल गेट वन मोर पॉइंट। मूविंग ऑन, गो टू, ये सेकंड था, गो टू द थर्ड ओवर। अब रन कितना हो गया? तो रन कम हो गया ना, इट इज 4, तो 4 मतलब कहीं कम मिला, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, है ना। तो अगर इन दोनों को मिला दो आप, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, तो यू विल गेट अ पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाओ, ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा या नहीं आएगा। मतलब अल्टीमेटली आपको जो ये दिखाई देगा, ये आपको जो ये दिखाई देगा, अगर आपने ऐसे प्लॉट किया है तो सारे पॉइंट्स को अगर मिलाओगे, तो आप जब इसको देखते होगे ना, यही ग्राफ जब आप देखते होगे क्रिकेट में, तो वो ऐसे दिखता होगा। फिर फर्दर और भी रन और वो लेते हम, तो ये और कैसा कुछ शेप दिखता रहता, ठीक है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर नजर आएगा ना। ये ब्लू लाइन इज जस्ट अ ज्योमेट्रिकल फिगर दैट यू कैन ऑब्जर्व। ऑब्वियसली ये दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज ऑफ कोर्स अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा, और ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपको मिला है यहाँ पर, ये ज्योमेट्रिकल फिगर, इसी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या कहेंगे? इसी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम ग्राफ कहेंगे। पहले मुझे ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली ग्राफ क्या है? तो ग्राफ इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा।
मतलब वो ग्राफ बेसिकली होता क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कैसे? ज्योमेट्रिकली। कैसे रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकली। मतलब हम इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। जैसे अगर रन और ओवर का ग्राफ में ऐसा बना दूं, ऑन द अदर हैंड में ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं कहूंगा कि पहले रन रेट इंक्रीज हो रहा था, फिर रन रेट डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। यही तो हुआ भाई। पहले ओवर के साथ रन बढ़ा, इंक्रीज हुआ, देन ओवर के साथ रन स्टार्टेड डिक्रीजिंग पर ओवर, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, राइट? तो दिस अच्छा, ये ऐसा ही सिर्फ हो ऐसा जरूरी नहीं है। दिस ज्योमेट्रिकल शेप कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जिसमें सर्कल बने, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जिसमें ऐसा अंडा बने, मतलब जिसको एलिप्स कहते हैं, आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ठीक है? तो हर तरह का ग्राफ हो सकता है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप कुछ भी हो सकती है। बट बेसिक पॉइंट ये है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा इज कॉल्ड एज ग्राफ। तो मैं लिख देता हूं, ग्राफ इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, जो भी आपको डेटा गिवन है उसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली दिखा दूं तो दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज ग्राफ। ठीक है? अच्छा, डेटा का क्या मतलब है? डेटा मतलब वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अगर आपको ये गिवन है, क्लियर हो गई बात? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक पॉइंट आपको और समझा दूं। जनरली 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 independent quantity is plotted। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले सुन लें आप। is plotted along x axis and dependent quantity along y axis। अब मेरी बात समझिए। वी हैव बेसिकली जनरली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी होती है वो हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज दिस डिपेंडेंट? अच्छा, मैंने जो लिखा है उसमें पहले ही मैंने वर्ड लगा दिया जनरली। इसका मतलब दिस विल नॉट बी ऑलवेज, राइट? बट जनरली यही दिखेगा आपको। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू 4x, बेटा कैन यू टेल मी कि y डिपेंड्स ऑन x और x इज डिपेंडिंग ऑन y। अगर मैंने ऐसे इक्वेशन लिखा है तो y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है या x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है? हुज वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन होम? y डिपेंड्स ऑन x और x डिपेंड्स ऑन y। X depends on Y. ऐसे Y अगर depends on इक्वेशन X. Wow. y डिपेंड्स ऑन x, y बिकॉज देखो, इफ एक आपने ऐसा किया है, यू हैव डन दिस इन क्लास 10th, you have draw the graph also in class 10th in mathematics। a straight line graph बनता था, अगर आपको याद हो। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने ड्रॉ किया है 10th में, ठीक है? ये नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। अगर इफ x इज इक्वल टू 0 तो आप लिखते हैं y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो y 0 है। इफ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4। इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 8। ये आप लिखते हैं, राइट? इसका मतलब y की वैल्यू चेंजेस विद द चेंज इन x। मतलब x को चेंज करने पर y चेंज हो रहा है जनरली, यही हम कहेंगे ना। मतलब y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, Yes, sir. राइट? तो हम किसको डिपेंडेंट कहेंगे यहाँ पर? हम y को कहेंगे डिपेंडेंट और x को हम क्या कहेंगे? x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड्स ऑन x। तो मैंने आपसे बोला कि जब भी हमारे पास दो क्वांटिटी होगी तो उसमें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है दैट विल ऑलवेज बी ड्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस। अब इस बात को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं डिस्टेंस और टाइम। मुझे दो डेटा गिवन है, डिस्टेंस और टाइम का डेटा गिवन है। आई हैव डेटा ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। मुझसे बोला गया कि आई हैव कवर्ड 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, आई हैव कवर्ड 80 मीटर इन अनदर 10 सेकेंड्स। तो मेरे पास किसका डेटा है? डिस्टेंस और टाइम का। तो इस दोनों में कौन डिपेंडेंट होगा और कौन इंडिपेंडेंट होगा? तो मैं आपसे कह सकता हूं डिस्टेंस
डिपेंड्स ऑन टाइम. व्हाई? बिकॉज टाइम तो टाइम है ना सर. आप डिस्टेंस कवर करो या मत करो, टाइम तो चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं यार, ये बात समझो. आप अगर पूरे दिन सो जाओ तो क्या टाइम नहीं चेंज होगा, या रुक जाएगा कि आप सो रहे हो इसलिए हम नहीं चेंज होते? तो टाइम तो इंडिपेंडेंट है ना, वेदर यू कवर डिस्टेंस और नॉट, टाइम विल चेंज. बट अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप कहोगे कि यू कवर्ड डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, राइट? तो आप डिस्टेंस जो कवर करोगे वो टाइम के साथ साथ आप कवर करोगे. इसका मतलब आपका डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है. इसीलिए हम कहते हैं ना कि आई वॉज एट सम प्लेस एट 12 PM एंड आई रीच टू सम अदर प्लेस एट 12:10 PM. ठीक है, तो इसका मतलब आप अपने डिस्टेंस को या पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो? इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो टाइम इंडिपेंडेंट है बट डिस्टेंस डिपेंडेंट है. तो इसीलिए आप देखोगे, और आपने क्लास 9th में भी देखा होगा कि मोशन के ग्राफ में टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं. कभी देखा है आपने इससे पहले ग्राफ? अगर देखा हो तो आपने. सर टेल मी समथिंग. सर मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? ग्राफ का ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आगे बात करूंगा. अब डिफरेंट ग्राफ्स पे जो आपको पढ़ना Yes, है उस पर sir. बात करूंगा. Yes, ठीक sir. है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट करिए पहले. तो अब मैं डिफरेंट शेप पे पहले बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं ग्राफ आपको डिफरेंट मोशन के ग्राफ समझाऊंगा. पहले उससे पहले आप इसको नोट करें. डन? No, sir. Sir, just a second. ओके. कैन आई इरेज इट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. मौना? Yes, sir. ओके. अब देखो, मैंने आपसे बोला कि ग्राफ इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल शेप. ग्राफ कोई एक पर्टिकुलर शेप को ही तो ग्राफ कह रहे हैं ना आप. तो दैट ज्योमेट्रिकल शेप कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी अ कर्व और एनीथिंग, राइट? तो जनरली आपको जो मोशन में जो ग्राफ मिलेगा ना, अभी जो मोशन के ग्राफ होंगे वो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या इट वुड बी अ कर्व. तो इसलिए मैं दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, देन आई विल स्टार्ट ड्राइंग द ग्राफ फॉर डिफरेंट केसेस. बट पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि व्हेन डू यू गेट स्ट्रेट लाइंस. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब बनता है? व्हेन डू यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ? ठीक है, तो आप इस बात को समझो. अगर कोई भी क्वांटिटी, मेरी बात ध्यान से सुनना, you have plotted a graph of y and x in class 10. मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा y is equal to 4x plus 2, तो is it a linear equation or quadratic equation? Tell me. ये लीनियर Linear. इक्वेशन है भाई, सबको पता है ना. ये लीनियर इक्वेशन है ना, x का भी पावर 1 है और y का भी 1 है. Is it a linear equation or quadratic equation? Of course it's a linear equation. अगर कभी भी relation of two quantities is linear, तो ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो कि इफ द टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर लीनियरली, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इफ two quantities, they can be any quantities, right? They can be any quantity.
if two quantities are linearly related to each other, then graph will be a straight line. क्या मेरी बात समझ में आई है? सबसे पहले Yes, if two sir. quantities are linearly related, अब linearly related का क्या मतलब है कि कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि velocity is equal to 4 times of t, where v is velocity, t is time. तो ये अगर देखो तो इसमें भी both are related linearly कैसे? दोनों का पावर 1 है सर, तो ये ग्राफ भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. अगर मैं आपसे कहूं y is equal to 4x plus of 2, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. y और x एक दूसरे से लीनियरली रिलेटेड है. लीनियर मतलब क्या सर? तो दोनों का पावर 1 है. तो ऐसे ग्राफ जो लीनियर रिलेशन वाले होते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली उसका जो ग्राफ आता है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन आता है. अब देखो एक बात याद रखिएगा बेटा कि स्ट्रेट लाइन की ना एक जनरल इक्वेशन होती है. अब मैं जो चीजें सिखा रहा हूं इसमें अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप पूछिएगा. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब इसका मतलब मैं सिखाऊंगा आपको. वैसे तो आपको ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बट थोड़ी सी बात तो मैं जरूर सिखाऊंगा. y इज इक्वल टू mx प्लस c, या प्लस माइनस दोनों हो सकता है. पहले ये बात समझो, कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म का हो तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी. या प्लीज रिस्पॉन्ड करो, थोड़ी अच्छी बात सिखा रहा हूं, वरना तो Yes, sir. डायरेक्टली ग्राफ पे हम आ सकते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं बेटे, मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 4, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, एक जैसे हैं या नहीं है? तो दिस इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसमें किसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूं, सुनिए, और उसके बाद फिर ग्राफ के थ्रू समझाता हूं. m को कहते हैं स्लोप एंड c इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट. m इज नोन एज स्लोप, c इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट. y डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई आपकी, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट क्वांटिटी. और ये x इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और मैं ये कह सकता हूं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर y की वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन x, मींस व्हेन यू विल चेंज x, y विल आल्सो चेंज. अब लिसन टू मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट? जानवी सुन पा रही हैं आप? भाई सिंपल कहानी है कि whenever the two quantities are linearly related, graph will always be a straight line. मगर जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो देखो, मान लो मैं आपसे कहूं y और x का जो स्ट्रेट लाइन बना ग्राफ वो ऐसा बना. ठीक है सर, ऐसा बना. तो अगर आप देखो कि व्हेन ये इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट को देखो, ये ओरिजिन है ना, हियर x इज 0, y इज आल्सो 0. ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. इसका मतलब कि सर व्हेन x इज 0, y इज आल्सो 0, इसका मतलब हुआ कि c की वैल्यू 0 है. अब c है क्या? तो c मैंने कहा था इंटरसेप्ट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्राफ x 0 पर कहां पर है, मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेप्ट. मतलब अगर आप x को 0 कर दें तो y भी 0 है या नॉन 0 है. व्हेन x इज 0, y is 0 or non-zero, that is basically called as intercept. क्या मतलब? जैसे मैं आपसे कहूं, यहां देखना ध्यान से, x y, ये ग्राफ सर यहां पर है, ये ग्राफ यहां पर, ये ऐसे, यहां पर ये 0 0. बेटे मुझे एक बात बताओ, when x is 0, y is 0 or not? No, sir. when x is equal to 0, y 0 है क्या? No, sir. सर आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया No, sir. Yes, sir. भाई? जब x 0 है तो y तो 0 नहीं है, y तो कुछ ऊपर है, y तो y एक्सिस पे मेजर करोगे. तो when x is 0, y is not 0. इसका मतलब इंटरसेप्ट इज अ नॉन जीरो. Yes, मतलब sir. क्या है कि इंटरसेप्ट का बेसिक मतलब क्या है कि x 0 पर y की क्या वैल्यू है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेप्ट. x 0 पर y की क्या वैल्यू है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरसेप्ट. समझ रहे हैं आप? Yes, अब sir. आते हैं दूसरी बात पे. अब दूसरी बात पे आते हैं. दूसरा जो पॉइंट है जिसको हमने स्लोप का है, उसके बाद फिर मैं वापस जाऊंगा, नोट कर लेना. पहले तो आप सुनो, ये y है, ये x है, ये ऐसा ग्राफ है. यहां पर कुछ एंगल बन रहा है या नहीं? यहां पर कुछ एंगल दिखाई दे रहा है आपको? द ग्राफ
makes some angle with x axis, right? Yes, ये sir. ग्राफ x के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना? अगर मैं इस एंगल का tan थीटा ले लूं, tan of this angle that the graph makes with x axis, तो सर tan थीटा कैसे मेजर होगा? तो ये y है अगर, ये x है अगर, तो tan थीटा इज नथिंग बट y by x, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तो होता है। Yes, sir. तो यही जो tan थीटा है, इसी tan थीटा को हम क्या कहते हैं? दिस इज tan थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हजम हुआ? Yes. स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? tan थीटा को, जिसमें थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द ग्राफ विथ x एक्सिस। याद रखिएगा, थीटा इज एंगल ऑफ ग्राफ, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ x एक्सिस, ठीक है? ये अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो सुना रहा हूं। इफ थीटा, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो tan थीटा इस केस में पॉजिटिव होता है, तो स्लोप जो होगा, स्लोप वो भी पॉजिटिव होगा। और अगर मान लीजिए इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा जो होगा सर वो निगेटिव होगा, तो इस केस में स्लोप जो होगा वो भी निगेटिव होगा। नहीं आई बात समझ में? Yes. Yes, कब sir. सर, कौन से सिचुएशन में? इधर मैं दिखा रहा हूं, जिसको नहीं आए प्लीज पूछो। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। अगर देखता तो मैं एक्सप्रेशन से समझ जाता कि तुम्हें कितना समझ आया है। देखो यहाँ पर, देखो ये अगर यहाँ पर थीटा देखा जाएगा तो x के साथ मैंने बोला है थीटा, मतलब ऐसे ऐसे थीटा देखना है। देखो मैंने थीटा के लिए एरो बना के दिखाया आपको, x के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा अनडाउटेडली ग्रेटर है 90 से। जब ये थीटा 90 से ग्रेटर होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। पहले इस स्लाइड पे मुझे ये बताओ कि डू यू हैव एनी डाउट? सबको क्लियर हो गया? वन बाय वन प्लीज, Yes, sir. क्योंकि ये सब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो प्लीज रिस्पॉन्ड, Sir, समझ में आ गया. सब सारे बच्चे। Yes, sir. आ गया. Yes, sir. सर Yes. ठीक Sir, है, please show the previous slide once. यस आई एम गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड, नो इशू। Thank you, दिस sir. इज द प्रीवियस स्लाइड। इंटरसेप्ट का मतलब कि x0 अगर है, एट x इज इक्वल टू 0, y की क्या वैल्यू है, दैट इज गिवन बाय इंटरसेप्ट। मतलब x0 पर द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज नोन एज इंटरसेप्ट। तो c जो है यहाँ पर, c विच इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है? Done, sir. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट। भाई ये सबने नोट कर लिया? मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जा रहा हूँ। No, sir. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। ये आपका दूसरा वाला स्लाइड है, इसको नोट करिए। हो गया सर? Yes. अब देखिए मैं आपको और थोड़ी सी बात समझा दूं। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कि देखो अब मैं आपको ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं उसी को मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके साथ।
अब मुझे जो जो मैं आपसे पूछूंगा वो बताइएगा। मैंने ग्राफ यहां से ऐसे दिखाया, ये y और x। मुझे बताइए मुझे ये बताइए, ये ग्राफ जो यहाँ पर है इसमें सिर्फ साइन बताइएगा, c और m, मतलब m मतलब स्लोप और c मतलब इंटरसेप्ट। c के बारे में बताइए, इज इट जीरो, नॉन जीरो, व्हाट? 0 0 sir. सबको समझ में आना चाहिए, c जीरो है, Yes sir. इंटरसेप्ट तो जीरो है ना, बिकॉज जब x जीरो है तो y भी जीरो है। अच्छा, इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। सबकी आवाज नहीं आ रही है। ये स्लोप देखोगे तो थीटा इज लेस देन 90 ना यार, तो थीटा अगर 90 से छोटा है तो अनडाउटेडली स्लोप विल बी पॉजिटिव, राइट? अच्छा, अब मैं दूसरा आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताते चलेंगे। y इज x, ये ऐसे है ग्राफ। अब मुझे बताइए, व्हाट अबाउट c, इज इट जीरो और नॉन जीरो? नॉन जीरो। Non-zero. नॉन जीरो, c इज नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाट डू यू से अबाउट स्लोप? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. पॉजिटिव। So positive. स्लोप इज स्टिल पॉजिटिव बेटा। कैसे सर? देखो, अब देखो, अब सर हम एंगल कैसे मेजर करें? तो यहाँ से x को ऐसे भी तो दिखा सकते हैं हम ना, ऊपर करके दिखा लो ताकि आपको ये एंगल समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी भी दिस एंगल इज लेस देन 90। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं चलूं और आगे बात करूं कि भाई ये y, ये x, मुझे ये बताइए इस केस में इंटरसेप्ट जीरो, नॉन जीरो? नॉन जीरो। एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग सन्नाटे में। मोना, Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर और नॉट? Yes, I understood, sir. Okay. Vibhuti, what about slope? Slope, will it be positive or negative? Vibhuti. Ishika, slope here will be positive or negative? So negative. Of course, it would be negative. Why? The reason is कि sir x के respect में the Sir, angle which will be measured would be in the anti-clockwise, right? X के respect में anti-clockwise घूमो, तो theta is greater than 90. So of course slope will be negative. Why? Because if theta is greater than 90, tan theta becomes negative, and if theta is less than 90, tan theta is positive, right? Yes sir. Tell me yes or no. Yes sir. Okay, moving on. If I take graph like this, मैं यहाँ पर ले लूँ, ये x है, ये y है। अब मुझे एक बात बताओ, what will you say about intercept? Intercept, is it zero or non-zero? नॉन जीरो। Non ये मेरा zero. ग्राफ है, ये है ना, तो इंटरसेप्ट तो नॉन जीरो है। Yes sir. देखो, ये जो इंटरसेप्ट आएगा, ये x जीरो पर y जीरो तो नहीं है, y की कुछ वैल्यू है, तो इट इज नॉन जीरो एंड निगेटिव। मतलब y की कुछ वैल्यू है, और कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव है? इट इज निगेटिव ऑफ कोर्स। नहीं समझ रही सर। Yes sir. प्लीज एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? x इंटरसेप्ट कैसा होगा? इंटरसेप्ट इज नॉन जीरो एंड नेगेटिव। एंड नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज जब x जीरो है तो y की वैल्यू, इधर जो नीचे y की वैल्यू मेजर होगी वो तो निगेटिव ही होगी ना। Yes मतलब sir. अगर मैं आपसे कह लूं कि यहाँ पर इट इज -4, तो इंटरसेप्ट निगेटिव हो गया। व्हाट वुड यू से अबाउट द स्लोप? अब ये नीचे ड्रॉ हुआ है, तो स्लोप कैसा होगा? अब एंगल कैसे देखेंगे? हाउ वुड यू टेक द एंगल नाउ? Positive. देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस x को ऐसे उठा के ले आओ, x को यहाँ दिखा सकते हो। Yes अगर sir. नीचे ड्रॉ हो तो ऐसे मेजर करो एंगल को, पॉजिटिव। Sir ठीक है? तो positive. थीटा इज ऑब्वियसली लेस देन 90, तो m कैसा हुआ? m पॉजिटिव हुआ। बच्चों प्लीज टेल मी, यस सर। प्लीज Yes sir. रिस्पॉन्ड। जानवी, Yes, sir. तारिक, Yes, sir. Yes, sir. भाई सिर्फ यस यस नहीं करना है, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कब स्लोप पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब इंटरसेप्ट पॉजिटिव, कब Yes, sir. इंटरसेप्ट नेगेटिव। पहले तो ये बेसिक बात समझ में आनी चाहिए, तभी आप ग्राफ समझ सकेंगे। तो इसको जल्दी से नोट करें, अगर नोट करना है तो नोट करें, वरना मैं इरेज करूं। इफ यू वांट टू नोट दिस, नोट इट फास्ट।
नोट कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है, जल्दी करना। Done. Sir. ओके गुड। Sir, done. ठीक है, मूविंग ऑन। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसमें अब नाउ यू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज 2-3 थिंग्स कि व्हेनेवर इक्वेशन इज लीनियर तो ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. That straight line can have positive slope, negative slope, zero intercept, a non-zero intercept, positive intercept और negative intercept. याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि slope means the tan of the angle that the graph makes with the x-axis. That is called as slope of the graph. And intercept is what? Intercept means the value of y coordinate when x is 0 is known as its intercept. ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो कि whenever the angle is greater than 90, slope will become negative because tan theta will become negative for an angle greater than 90. And when theta is less than 90, slope will be positive because tan is positive for an angle less than 90. ठीक है, तो ये होगा बेसिकली कॉन्सेप्ट, ये है आपका, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो हो गया सर स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा बेटे, और दूसरा पॉइंट मैं आपको एक बात, हाँ बोलो बोलो। Nothing, sir. Okay, one more point I want to highlight here. If you have a straight line, then the slope at every point will always remain same. If you have a straight line, for example, if here the angle is 30, so you take x-axis anywhere, the graph will make angle 30 degree with the x-axis. मतलब for a straight line, slope at every point remains same. Did you understand? कि भाई अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, स्लोप हर पॉइंट पे सेम होगा. This is basically the property of the straight line कि slope at every point will always remain same for a straight line. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे अगर आपका स्ट्रेट लाइन है ना, अगर स्ट्रेट लाइन मान लो यहाँ पर ये एंगल 45 है, तो कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी चेक कर लो, एट एवरी पॉइंट दिस एंगल विल बी 45. तो फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम. मैं लिख देता हूं कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप एट एवरी पॉइंट इज ऑलवेज सेम. अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब पॉइंट समझिएगा बहुत अच्छे से. ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन की कहानी. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वैरायटी, जो आपको मोशन में ग्राफ, आपको जो सेकंड वैरायटी या सेकंड शेप आपको दिखाई दे रहा होगा. लेट अस टॉक अबाउट दैट शेप. ठीक है, व्हाट इज दैट शेप? ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट. तो नेक्स्ट शेप यू विल बी गेटिंग वुड बी अ पैराबोलिक शेप. तो पैराबोलिक शेप कैसा होगा? ठीक है, पैराबोलिक शेप कैसा होगा, अब मेरी बात समझिएगा. तो आप मेरी बात सुनिए, पैराबोलिक शेप्स कब बनते हैं? अगर मान लो कि इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड क्वाड्रेटिकली, if there is a quadratic relation between two quantities, ठीक है, तो in that case the graph that you will get will always be a parabola. फिर से मेरी बात सुन लो कि अगर आपका कोई भी दो क्वांटिटी है which is quadratically related, for example if I write y is equal to kx square where k is constant and x is squared, अब मुझे बता सकते हो कि y और x कैसे रिलेटेड है? what kind of relation does they have? y का पावर 1 है बट Quadratic. x का पावर कितना है? 2. So whenever there is power of any quantity as 2, so that equation is called as quadratic. Is it correct? Yes, sir. Everyone please respond. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो it would be a quadratic relation, right? So for a quadratic relation, graph will always be a curve, which is also called as parabola. For a quadratic, for such these kind of equation, which is quadratically related, graph will always be a parabola. तो मैं लिख देता हूँ कि if two quantities are
quadratically related, then graph would always be a curve or parabola. मतलब कर्व का ही दूसरा नाम पैराबोला है. क्लियर हो गई बात? टेल मी यस और नो. Yes, sir. अब देखो पैराबोला तो वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला यू हैव टू स्टडी इन मैथमेटिक्स, तो मैं उस पे नहीं जा रहा. मैं आपको सिंपली उतना बता रहा हूं जितना यू हैव टू यूज इन इक्वेशन इन द केस ऑफ मोशन. ठीक है. इफ यू हैव y एंड x एंड इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला या कर्व ऐसा हो सकता है. ठीक है. दिस इज बेसिकली नॉट द कंप्लीट पैराबोला, दिस इज हाफ ऑफ द पैराबोला एंड वी विल ओनली नीड हाफ ऑफ द पैराबोला. दैट इज व्हाई वी आर ड्राइंग लाइक दिस. देखो पूरा पैराबोला अगर कोई बोले ना आपसे, तो पूरा पैराबोला तो ऐसा होता है, ऐसा, या पैराबोला ऐसा होता है, या पूरा ऐसा होता है, या पैराबोला ऐसा होता है. ठीक है. बट मैं उसका सिर्फ हाफ ले रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ हाफ यूज होना है. वी डोंट नीड टू यूज द होल कंप्लीट पैराबोला, वी ओनली यूज हाफ ऑफ द पैराबोला. तो ये पैराबोला आपको दिखाई दे रहा है. एक दूसरा पैराबोला जो आपको यूज होगा दैट वुड बी लाइक दिस पैराबोला. तो ये दोनों पैराबोला कब कब यूज होंगे, इसका क्या मीनिंग है, और एक तीसरा पैराबोला भी आएगा. बट पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिए कि मैंने क्या बोला है. यहां तक लिख लिया जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कौन सा पैराबोला कब यूज होगा. मैं वो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, उसके बाद मोशन के ग्राफ पे आता हूं. पहले ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे जस्ट नोट इट डाउन, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि कब कैसा शेप होगा पैराबोला का. नोट कर लिया? Yes, sir. Sir, done. सभी ने नोट कर लिया? प्लीज बोलें. Yes. Done, sir. ओके ओके. तो आप देखो मैं डिफरेंट शेप ऑफ पैराबोला बताता हूँ, उसका यूज समझ लो, ताकि जब हम मोशन के ग्राफ पढ़े ना तो सब कुछ अपने को समझ आए. जानवी, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है. ठीक. अब देखिए ये वाला पैराबोला ये कब यूज होता है. अब देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द स्लोप. देखो स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप बहुत आसान था ना. स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप क्या था, तो हमने सिंपली डायरेक्टली ये एंगल की बात कर ली. दिस एंगल वाज कॉल्ड अ स्लोप. सर अगर हमारे पास इस तरह का कर्व हो, व्हेन वी हैव अ कर्व और अ सर्कल और अ पैराबोला, जो भी कह लो, तो इस पे स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी चेक द एंगल व्हिच इज कॉल्ड अ स्लोप? तो देखो मैं बताता हूं. मान लो इस पॉइंट पे मुझे स्लोप देखना है, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप देखना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. क्या करते हैं? बोलो. Tangent. टेंजेंट. सबको समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, sir. और इस टेंजेंट का हम एंगल देखते हैं एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है. अब जैसे देखो इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप देखना है तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और इसका एंगल देखूंगा एक्स के साथ. ठीक है. मान लो ये एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है. अब मुझे आप बता सकते हो कि ये दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम दिखाई दे रही है आपको, ये डिफरेंट है? Different है. सर सब बोलेंगे यार, ये तो देख के पता चल रहा है. रेड वाला जो एंगल दिख रहा है आपको और ब्लू लाइन का जो एंगल है, आर दे सेम और दे आर डिफरेंट? विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द टू इज ग्रेटर? θ2 is greater than θ1. Only one student has taken the responsibility to respond, right? Others will keep the in silent mode. भाई एक ही बच्चा बोलेगा क्या? बाकी लोग सब
चुप रहेंगे? Sir, I couldn't hear you. Can you please explain it again? Okay, what I'm saying is कि for a parabola or a curve or a circle, if you want to check the angle at any point, what you do, you take the tangent to that point, you take the tangent at that point, and then you check the angle with the x-axis. मतलब अगर आपको straight line है, तो straight line में तो बहुत आसान है कि this is the angle, right? But Yes. instead of a straight line, if you have a curve, if you have a parabola like this, right? इस shape को हम parabolic shape कहते हैं, है ना? तो उस केस में कैसे आप एंगल चेक करोगे? तो जहां पर भी यू वांट टू चेक द एंगल, वहां पर आप क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट, और उस टेंजेंट का एंगल देखोगे. डिड यू अंडरस्टैंड मोहना? तो अनडाउटेडली Yes, मुझे sir. दिखाई दे रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1. Yes. इसका मतलब बेटे आप एक बात बताओ, मान लो इस पॉइंट को मैं P कहता हूं, इस पॉइंट को मैं Q कहता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप एट Q इज ग्रेटर देन स्लोप एट P? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? एक बात और भी हम कह सकते हैं कि ऑल्सो θ2 एंड θ1 both are less than 90. Yes, Saksham, less than 90. Hence slope at P and Q are positive. बात समझ में आई? देखो यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, P पर भी, और स्लोप एट Q इज ऑल्सो पॉजिटिव. नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, बट sir. अगर मुझसे कोई पूछ ले कि कौन सा स्लोप ज्यादा है, आर बोथ द स्लोप्स आर सेम और दे आर डिफरेंट, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि स्लोप एट Q इज मोर देन स्लोप एट P. मतलब स्लोप Q पर इज ग्रेटर देन P. इसका मतलब कि इन दिस काइंड ऑफ पैराबोला, जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, है ना, व्हेन यू गो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, स्लोप इंक्रीजेस, है ना. इसका मतलब इसमें हम क्या कहेंगे? स्लोप इज Increases. इंक्रीजिंग और इंक्रीजेस, ठीक है, एंड पॉजिटिव. ठीक है, स्लोप इंक्रीज तो कर रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग बट विल रिमेन पॉजिटिव. प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Means slope at every point has a different value. Slope change हो रहा है, और नीचे से ऊपर जाने में slope is continuously increasing. तो slope increase हो रहा है and slope will remain positive. This is basically the property of this kind of parabola. तो ये parabola हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें slope increasing भी चाहिए और positive भी चाहिए. प्लीज सारे बच्चे बोलो, मैं one by one I am taking your name. विभूति बहान, तारिक, मोहना, Yes, sir. जानवी, इशिका, सायरा, Yes, प्लीज sir. रिस्पॉन्ड. Yes, सबको क्लियर हो गया ये? Yes. इसको जल्दी से नोट Yes, करिए sir. सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट पैराबोला. ओके जानवी, गुड. जल्दी नोट करो, हरी अप, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट पैराबोला. Done, sir. Sir, done. गुड. अब देखिए नेक्स्ट शेप ऑफ Sir, this is पैराबोला पे. ओके वेटिंग. done, sir. ओके गुड. अब देखो नेक्स्ट शेप ऑफ पैराबोला, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, तभी आपको मोशन के ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आएंगे. ओके, तो आई डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला जो ऐसा होता है. ऐसा पैराबोला, ये कब हम ड्रॉ करते हैं? ये y और x. अब देखिए इसमें भी ये पॉइंट अगर है, या मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं. मान लीजिए कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर नहीं, यहां पर बात करूंगा. ठीक है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज अ पैराबोला, तो आई हैव टू ड्रॉ टेंजेंट. तो चलो टेंजेंट ड्रॉ करें. ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है. इन द सेम वे इस पॉइंट को अगर हम देखें,
थोड़ा सा इस ग्राफ को ऐसा बना दो ताकि मैं एक और पॉइंट आपको क्लियरली शो कर पाऊं, ऐसे समझ लेना। इस पॉइंट पे अगर हम कोई इस पे स्लोप चेक करना चाहते हैं तो हम फिर से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे आएगा। क्लियर है? अब ये वाला एंगल देखो, रेड जो एंगल बना रहा है और ये जो ब्लू का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये θ1 मान लो रेड वाला एंगल, और ये θ2 मान लो जो ब्लू वाला एंगल बन रहा है। आप मुझे बता सकते हो कि इस केस में क्या हो रहा है? एंगल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज। सर सबको देख के बताना है। ये θ1, ये θ1 मान लेना। नहीं यही बात समझ में, मुझे नहीं लग रहा सबको क्लियर हुआ। चलो अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ, मान लो ये ऐसे है, नहीं ये पैराबोला ऐसे है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। आपको वहां तक अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ऐसे समझिए, यहाँ पर टेंजेंट बनाया, ये एंगल है। इस बात को हम ऊपर भी शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि नीचे ही ले जाके शो करें। इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया और ये एंगल है। मुझे ये बताइए θ1 है, ये θ2 है, कौन सा एंगल ग्रेटर है, रेड वाला या ब्लू वाला? θ1। तो देख के बता सकते हो, अब तो दिख रहा होगा। यस सर। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बट आपको दिख रहा है कि कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2। दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये है θ1 इज ग्रेटर देन θ2। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं P कह लूं और इस पॉइंट को मैं Q कह लूं, तो मैं कह सकता हूं स्लोप एट P इज ग्रेटर देन स्लोप एट Q। इसका मतलब, और ये देखो ये, और ये भी कह सकते हो कि एज θ1 and θ2 both are less than 90, therefore both slopes is positive। नहीं यही बात समझ में, स्लोप Yes, पॉजिटिव है, बोथ आर 90 तो स्लोप पॉजिटिव है, बट जब आप P से Q पे जा रहे हो तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, इस केस में नीचे से ऊपर जा रहे हो, है ना, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। लास्ट वाले केस में स्लोप वाज इंक्रीजिंग एंड वाज पॉजिटिव, इस वाले केस में स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड इट इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। yes sir। Yes, sir. प्लीज नोट करिए। तो मतलब दो पैराबोला का आपको यूज समझ में आ गया कि व्हेन दोस टू पैराबोला आर टू बी ड्रॉन। देखो या तो स्लोप इंक्रीजिंग हो सकता है या स्लोप डिक्रीजिंग हो सकता है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा हो तो लास्ट वाला प्रीवियस पैराबोला जो हमने ड्रॉ करा था वो ड्रॉ करेंगे आप। इफ स्लोप इज डिक्रीजिंग तो अभी जो पैराबोला ड्रॉ किया दैट विल बी ड्रॉन। और यहां तक नोट कर लो। तो एक और लास्ट केस हम डिस्कस करके फिर उसके बाद मोशन के ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं। सर डन। गुड। अब पॉइंट सुनेंगे सर, मेरी बात सुनेंगे। सबने नोट कर लिया? लास्ट केस लेट्स वी डिस्कस एंड देन विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखो लास्ट केस क्या है, इसी पैराबोला का लास्ट वैरायटी। ये अगर पैराबोला ऐसे बना हुआ हो, ऐसे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, तो इसलिए प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अब यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एस पी। यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एस क्यू। ये ऐसे, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग जाएगा यहां से। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एस क्यू। मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, विच इज ग्रेटर? θ1। θ1। सबको समझ में आना चाहिए यार। यस सर आ रहा है। आप कहो तो मैं और एक दो बार दिखा देता हूँ। भाई ये वाला एंगल यहाँ पर ऐसे स्लोप आएगा तो ये एंगल ऐसे आएगा। फिर अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे तो ये एंगल ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे तो ये एंगल ऐसे आएगा। तो देखो ऊपर से नीचे आते हुए में ठीक ठाक बढ़ रहा है या घट रहा है? थीटा घट रहा है। भाई
की आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. ऊपर से Yes. नीचे आने में थीटा डिक्रीज हो रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, यू कैन सी दिस Yes, कि sir. थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब ऊपर से नीचे आने में थीटा डिक्रीज हो रहा है, बट थीटा इज पॉजिटिव, tan ऑफ दिस थीटा आर पॉजिटिव और नेगेटिव। Negative. देखो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, नो डाउट अबाउट इट, but as theta 2 and theta 1 both are greater than 90, therefore slope at P and Q will be negative. क्या सबको समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. कि भाई थीटा Yes, की sir. वैल्यू, थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90, दिस मींस दैट स्लोप विल बी नेगेटिव, नो डाउट अबाउट इट, स्लोप विल बी नेगेटिव विदाउट एनी डाउट। Yes. ठीक है, तो स्लोप तो नेगेटिव आएगा विदाउट एनी डाउट, राइट। अब पॉइंट ये है कि सर ठीक है, ये स्लोप नेगेटिव आ गया विदाउट एनी डाउट। अब अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो थीटा को अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा इज डिक्रीजिंग, बट अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं, टॉप टू बॉटम, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं एक एक बात, टॉप टू बॉटम अगर आप देखो तो टॉप टू बॉटम मैं कह सकता हूं कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो थीटा इज डिक्रीजिंग बट स्लोप इंक्रीज होगा। मैं रीजन अभी समझाऊंगा, फिर से मेरी बात सुनो। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है बट स्लोप इंक्रीज हो रहा है। सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, मान लो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर थीटा 1 बड़ा तो है बट निगेटिव में बड़ा है ना यार, मतलब अगर यहाँ पर ये वैल्यू -4 है और ये वैल्यू -2 है, तो विच ऑफ द टू विल बी ग्रेटर? -4 बड़ा हो गया Yes. -2. या -2. -2 बड़ा होगा ना, -2 वुड बी ग्रेटर देन -4 ना। नहीं आई बात समझ में यार? एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर थीटा 1 और यहाँ पर थीटा 2, मान लो ये यहाँ पर जो थीटा 1 है इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 2 है, मान लो। बट अगर मैं स्लोप के टर्म्स में बात करूं, स्लोप के टर्म्स में, तो दोनों स्लोप निगेटिव है। Yes, sir. Yes, भाई sir. मान लो थीटा 1, मतलब ये जो दोनों स्लोप्स हैं, ये tan थीटा 1 की वैल्यू आई 4 मान लो, और tan थीटा 2 की वैल्यू आई 2, ठीक है, बट ये tan की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी ना, तो ये 4 के साथ कैसा साइन लगेगा? -2 के साथ भी कैसा साइन लगेगा? माइनस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये Yes, sir. दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस में कौन ज्यादा बड़ा हुआ? विच इज ग्रेटर, -2. -2 और -4? -2. -2. -2 obviously is greater than -4. Now again I am repeating, जो लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं वो सुने। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो अनडाउटेडली थीटा वाइज अगर देखो तो थीटा डिक्रीज हो रहा है, बट उसकी जो वैल्यू है tan की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है। व्हाई? बिकॉज एट P एज वेल एज एट Q थीटा इज ग्रेटर देन 90, P पे भी और Q पे भी थीटा 90 से ज्यादा है, तो थीटा थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब है कि स्लोप निगेटिव है। और निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में जो ज्यादा दिख रहा होगा वो कम हो जाएगा और जो कम है वो ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? प्लीज बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसको नोट कर लीजिए। Sir, can we do it Hmm. now today? I have a class. यस आई विल जस्ट रैप इट, डोंट वरी, यहीं तक आज खत्म करते हैं। सब नोट कर लो, बाकी वी विल डिस्कस टुमारो, बाकी वी विल रेस्ट, वी विल डिस्कस टुमारो। Done, sir. ओके गुड। Done. तो अच्छा ये याद रखिएगा कि कल की क्लास से पहले आप सब ये पढ़ के रखेंगे, Yes. ठीक है? आप सब